हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका एग्ज़ाम है CUT के लिए। मीन्स जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आफ्टर 12th, आपने जस्ट अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने थोड़ा गैप किया है, लास्ट ईयर नहीं आपका CUT में उतना अच्छा मार्क्स था, आपने अच्छा यूनिवर्सिटीज़ नहीं पाया जिसमें आज किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिला आपको जहाँ से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आप इस बार दे रहे हो। मतलब आपको पर्टिकुलरली ये है कि आप इस साल 12th एग्ज़ाम दिए हो या फिर एक साल पहले का है, फिर जो भी है मीन्स जो भी बच्चे जो अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं विथ मेन स्ट्रीम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप करना चाहते हो या फिर आप फिज़िक्स ऑनर से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ वाइज है जो जिस पे मैंने वीडियो बना चुका है ऑलरेडी। आप देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी में बाय द वे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको इतना क्लियर होगा ही कब क्या कैसे करना है। तो मीन्स ये वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है कि आपको ग्रेजुएशन करना है या फिर आप तीनों सब्जेक्ट्स में मतलब ग्रेजुएशन करो, ऑनर्स फिजिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके आप करना चाहते हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। क्योंकि हम एक पूरा सीरीज़ चला रहे हैं चैप्टर वाइज, जितने भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर CUT UG इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2026 के लिए, तो उसमें हम प्रॉपर एक लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं। सीरीज़ में हम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है 1 वीडियो, ठीक है, 1 वीडियो, द सेकेंड चैप्टर 1 वीडियो, थर्ड चैप्टर 1 वीडियो फॉर थ्योरी के लिए आपको 1 वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, इस चैप्टर का ये वीडियो, इस चैप्टर का ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल है, कुछ चैप्टर जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर है उसमें कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिससे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस पे हम एक लेक्चर चला रहे हैं, एक ये और एक ये। उसके बाद है हम मोर देन 500, मतलब हम जितनी हो सके फिज़िक्स में जो आपके लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं, मीन्स वो देखिए आपका CUT एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो CUT ये लेवल का होता है, 12th बोर्ड लेवल का होता है, ठीक है। कुछ नीट के इजी क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब हूबहू वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है, वो जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज़ होगा 1000 प्लस। मतलब अगर आप इस सीरीज़ को बस देख लोगे, बस आप इस सीरीज़ को देख लोगे, इससे आप मतलब आपको बस क्वेश्चन देखना रहेगा मतलब एग्ज़ाम टाइम में, और लगेगा ये तो भी देखा है वीडियो, ये अच्छा ये वीडियो तो अभी मैं पढ़ा है, ये तो वीडियो देखा, मतलब आपको उतना टाइम देना ही नहीं पड़ेगा, मतलब वो सेम टू सेम आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये 3 सीरीज़ चला रहा है जिसमें जो ये जो तीनों सीरीज़ है ये आपका पर्टिकुलरली हेल्पफुल किसके लिए होगा, CUT किसके लिए, UG 2026 के लिए, किससे सब्जेक्ट के लिए, फ़िज़िक्स के लिए। तो मीन्स अगर आप ये तीनों सीरीज़ देख लोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपका एग्ज़ाम है, आपका टाइम है, आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सपोज़ आपको नहीं करना है, सपोज़ आप कुछ और कर रहे हो, आपकी कोई फ्रेंड है, कोई बहन है, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई आपके जान का है जो प्रिपरेशन कर रहा है इसके लिए, उसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब सिलेबस कैसे कंप्लीट करें पूरा, मतलब चैप्टर फिजिक्स, ठीक है, आपने पढ़ा है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट हमने जो पढ़ा है, हमने जो बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है वो हम किसके लिए दिए, हम लोग थ्योरी पर्पस से दिया है, हमने थ्योरी के लिए पर्टिकुलरली पढ़ा है। तो थ्योरी तो हमारे एग्ज़ाम में आ नहीं रहा है, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, MCQ बेस्ड ना। हमारा थ्योरी हमने पढ़ा, चलो किसके लिए, डिराइवेशन दिया था हमने, न्यूमेरिकल देखा, ऑफकोर्स न्यूमेरिकल आता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमको न्यूमेरिकल भी हमको जो कर रहा है बोर्ड के हिसाब से, तो वो न्यूमेरिकल किसके लिए, स्टेप बाय स्टेप आपने किया है। लेकिन अगर CUT में हमने देखा है तो CUT में नो कोई स्टेप मार्किंग नहीं होता है, आपने किया यस तो यस, न तो नो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग किया, 2 स्टेप सही किया तो 1 मार्क्स, आधा मार्क्स मिल जाएगा, नो, सही तो सही तो गलत। तो उस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको थ्योरी पोर्शन में कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब कौन कौन सी टॉपिक पर्टिकुलर पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना, किस टॉपिक के अंडर के सब टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान देना ही देना होगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट न्यूमेरिकल, किस तरह के न्यूमेरिकल, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं, किस किस के
कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, कैसे कांस्टेंट पे कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट है उस पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आपके CUT UG लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बाय द वे वो आपके CUT UG जो 3-4 साल से हो रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन हैं। नीट UG के लिए, जेई के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस में और नीट के लिए छोटे छोटे सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके लाया जाता है, उस तरह के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप कर रहे होगे क्योंकि आपको अच्छी जगह से करना होगा, लेकिन एक बूस्टअप मिल जाएगा, एक हेल्पफुल हो जाएगा ये सारे लेक्चर सीरीज। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, आपकी पहचान में कोई भी हो अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ मैम ये चीज़ समझ में आ गया, इस टॉपिक पे हमका न्यूमेरिकल बता दीजिए या फिर इस टॉपिक का हमको थ्योरी समझा दीजिए, तो मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगी। या फिर आपको डाउट है कि किस चैप्टर का हमको कितना न्यूमेरिकल करना है, किस चैप्टर को न्यूमेरिकल कैसे अटेंड करना है, आप ये भी पूछ सकते हो, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे जो भी सीरीज चल रहा है, जो भी कर रहा है उस पर दिया। नेक्स्ट क्या है मेरा, हम आज क्या करेंगे, किस चैप्टर को हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम वीडियो में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को, जितने भी न्यूक्लियाई के चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूक्लियाई के किस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके CUT UG में क्या क्या पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस वीडियो देखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, फ़ोन ऑन करिए, वीडियो देखिए और पढ़िए, सुनिए, समझिए, कहाँ डाउट हो रहा है वो पूछिए, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया वो पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये भी बताइएगा कि मतलब कहाँ तक हो चुका है प्रिपरेशन, क्या डाउट है, या फिर यहाँ तो हो ही गया, मुझे लगता है कि हाँ अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है, या फिर कुछ डाउट हो रहा है तो बताइए। ठीक है, हमारा क्या फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स से पढ़ा है तो पहले न्यूक्लियाई के बारे में जाना ही होगा। तो देखिए न्यूक्लियाई के क्या क्या पॉइंट्स है। द सेंट्रल मासिव कोर ऑफ एन एटम हैविंग ऑल द मास एंड द पॉजिटिव चार्जेस। आप ये बेसिक जानते हो, ये हमारा अगर एक एटम है, एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे, और उसके अराउंड में एक चीज़ रिवॉल्व करता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है वो न्यूक्लियर होता है, वहाँ पे एक सेंटर पे होता है वो न्यूक्लियर होता है। ठीक है, साइज क्या होता है न्यूक्लियर का, देखिए एटम्स का जो हम साइज होता है सिंपली किसमें, एंगस्ट्रॉम में हम करते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियर का होता है जो साइज होता है, अगर हम न्यूक्लियर का देखें तो 10⁻⁻14 या फिर 10⁻⁻15 होता है फेम्टो में हम इसको रीड करते हैं। और जो एटम की साइज होती है वो एंगस्ट्रॉन पे होती है। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो क्या बोलते हैं, रेडियस साइज ऑफ एटम क्या होता है, मतलब साइज कैसे किसमें मतलब देखते हैं एटम के लिए, आपको एटम के लिए पूछा गया तो न्यूक्लियस की भी पूछ सकता है, तो वो 10⁻5 14 या 15 होता है। तो इन दोनों में कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप उसको टिक करोगे। सपोज दोनों ऑप्शन दिए तो मैं यही चूज़ करूँगी 10⁻⁻15 को चूज़ करिएगा। फेम्टोमीटर में रीड करते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियर, here is the size of electron and here is the size of nuclear. Okay, the size of nucleus is 10⁻14 to 15 very small as compared to the size of atom. जो एटॉमिक की साइज़ होता है, जो एटम का साइज होता है उसके हिसाब से, क्योंकि जब हम एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कस किया था हमने उसमें बताया था कि एटम की जो साइज़ होती है वो हम कैसे लेते हैं। ठीक है, वो एंगस्ट्रॉन्स में रीड किया जाता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो हमारे सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ, सेंटर पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारे इसके अराउंड पे रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन सा चार्जलेस क्वांटिटी होता है, कौन सी क्वांटिटी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों का चार्ज कितना होता है, तीनों का मास कितना होता है। क्योंकि पर्टिकुलर इस पे क्वेश्चन आया, ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द मास, उस पर न्यूमेरिकल करने के लिए आएगा, तो उसके लिए आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। पहला चीज़ कि तीनों का मास पता होना चाहिए। दूसरा, तीनों का आपको चार्ज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ चार्जलेस क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। आप कहेंगे मैम इतनी इजी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा चार्जलेस चार्ज
ऑफ कोर्स इतनी इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। आप जब वीडियोस देखोगे, अभी इस वीडियो को लास्ट तक जब जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल भी मैंने लिया है इसमें, कि कुछ न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि कुछ इसलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में ले आई हूँ क्योंकि कुछ इसमें टॉपिक जो है जिसको मैं जो डिस्कस करूँगी उसके साथ साथ में उसको न्यूमेरिकल कराना ज़रूरी होगा, तभी वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसलिए मैं इसका न्यूमेरिकल लेके आई हूँ, ठीक है। तो उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड के पेपर से लेके आई हूँ ना, कि आपको CUT के पेपर से ले आए हो, CUT में वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए वैसे क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई इतने टाइम में आप कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं 50 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, लेंथी होंगे, न्यूमेरिकल टाइप होंगे, नहीं कुछ क्वेश्चन ईजी भी होंगे। तो हमको चूज़ किसको करना है, हमको स्कोर अच्छा करना है भाई, हमको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं टफ क्वेश्चन को अटेंड कर रहा हूँ तो फिर मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, या फिर सपोज एक न्यूमेरिकल है उसको आपको डिराइव सॉल्व करना है, सॉल्व करने में एक पेज जा रहा है 5 मिनट 4-6 मिनट लग रहा है, सपोज मतलब नंबर न्यूमेरिकल है, मतलब सपोज एक सर्किट दिया, उसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में दिया हुआ है R1 R2 R3 R4 ऐसा कुछ, मतलब 5-6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और R4 पे आपको वोल्टेज पूछा है। ओके ठीक है, मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट का एग्जांपल दे रही हूँ। तो फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते 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 सपोज आंसर आ गया 4 मिनट 5 मिनट में सॉल्व करने के बाद, तो क्या आपको CUT में वो आपको क्या, अगर वो 2 मार्क्स की मतलब क्या वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देंगे, कि मतलब जितना मार्क्स है उससे एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपको सही है तो उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो फिर हमको उतना टाइम क्यों देना है? अगर हम उतने ही मार्क्स में हम जितने टाइम में हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं उतने टाइम में अगर हमको 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो जा रहे हैं जो बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसको अटेंड करेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि हमको स्कोर करना है भाई, हमको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमको अपना इंटेलिजेंस नहीं दिखाना है, हमको स्मार्टनेस दिखाना है एग्जाम में। तो फिर आप स्मार्टनेस में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं बस इससे एडजस्ट कर सकती हूँ बाय द वे, कि मतलब आपको अपने स्मार्टनेस पे ध्यान देना है, ना कि इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस जरूरी है क्योंकि बिना इंटेलिजेंस के आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करोगे, लेकिन ये भी स्मार्टनेस दिखाना है कि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सही अटेंड कर सकें। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ें। तो जनरली अभी तक हमने क्या देखा, न्यूक्लियाई का जो सेंटर पे बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का साइज इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक साइज होता है, न्यूक्लियाई का साइज होता है, वो साइज आपको पता चल गया, ठीक है, किस में रीड करते हैं न्यूक्लियर और एटम की साइज को। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, इसके बारे में देखना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के बारे में हमको देखना है, किसका चार्ज क्या होता है, किसका मास क्या होता है, किसका डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग ए चार्ज। देन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज होता है हमारा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, एंड इसका मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, आप ये पूरा नहीं याद कर पाओगे तो जनरली हम 2 डेसिमल प्लेस तक उसके मास लेते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, उसको लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। मीन्स कभी भी उनको कैलकुलेशन करना था तो 2 डेसिमल लिए, लेकिन अगर आपको 4 डेसिमल 6 डेसिमल तक ले जाना है तो आपको पर्टिकुलर एग्जाम में दिएगा ऑप्शन में कि हाँ मास ऑफ प्रोटॉन इज़ दिस, यू हैव टू कैरी दैट, मतलब इसका यूज़ करना है। तो जनरल केस में आपको मास ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज, आपको यही 2 पॉइंट्स को पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली एग्जाम में देता है, लेकिन अगर इन द केस नहीं देता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको प्रोटॉन का चार्ज नहीं पता है और हमको मास ऑफ प्रोटॉन भी नहीं पता है और एग्जाम में उसने दिया नहीं था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। भाई आपको पता होना चाहिए बेसिकली, आप 12th पास हो या फिर 12th पास करने वाले बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, इतना बेसिक कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसके कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ होते हैं जो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि बेसिक प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, उसका जो चार्ज होता है, प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, प्रोटॉन चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैल्यू तो पता चल गया, वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻�90, लेकिन जो प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव चार्ज नहीं होता है। कुछ क्वांटिटी अभी आपको पता चलेगा वो चार्जलेस होता है, उसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब पॉजिटिव निगेटिव तो कुछ नहीं होता है। तो उस वजह से बता रही हूँ कि प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज को कैरीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे लाई करता है, हमारा सेंटर पे लाई करता है। सेंटर ऑफ एन एटम्स, जो सेंटर ऑफ एन एटम्स होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक बिलोंग करता है, जिसमें जिसके मतलब एक सेंटर ऑफ एन एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियाई बनाते हैं। जब न्यूक्लियाई जो होता है वो सेंटर ऑफ एन एटम पे बिलोंग करता है। ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसमें हमने प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट क्या हमारा न्यूट्रॉन। इट इज़ अ न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन, मीन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन
is more than mass of proton. First thing, charge of न्यूट्रॉन इज़ ज़ीरो, मतलब चार्जलेस है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। मीन्स न्यूट्रॉन जो है हमारा चार्जलेस है, चार्जलेस इन द सेंस उसका ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो मीन्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस क्वांटिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई इज डिफरेंट। इन न्यूक्लियाई जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, उसका ओवरऑल चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। न्यूक्लियाई इज नॉट द चार्जलेस क्वांटिटी। व्हाट इज दैट फंडामेंटल चार्जलेस क्वांटिटी इज न्यूट्रॉन। ये पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत हो जाता है न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन में, तो ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि न्यूक्लियाई जो होता है हमारा, न्यूक्लियाई इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और हमारा जो चार्जलेस क्वांटिटी होता है वो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि न्यूक्लियाई ओवरऑल देखा जाए तो वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब ऐड ऑन करोगे, एक चार्जलेस क्वांटिटी है, एक का चार्ज है वो पॉजिटिव में है, तो ओवरऑल क्या होगा हमारा पॉजिटिव बनेगा। ओके, देन एंड व्हाट इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन? इट इज़ ऑल्सो 1.67। ये क्या 49 है, और हमारा प्रोटॉन का चार्ज कितना था, बस स्लाइटली डिफरेंस है। यहाँ पे 1.69726 है, यहाँ पे 1.6726 है, और यहाँ पे क्या है 49 है, तो थोड़ा सा हैवियर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेंज दिस थ्री क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तो मासेस पता होगा कि किसका मास हैवियर रहता है, किसका मास हल्का होता है, तो उस हिसाब से भी आप अरेंज कर पाओगे उसकी वेवलेंथ को, क्योंकि वेवलेंथ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, इन तीनों को अरेंज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर दैट केस यू हैव टू नो अबाउट देयर मासेस, कि मासेस कैसे होते हैं, किसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में मासेस कैसे रखेंगे, किसकी मास हैवियर होती है, किसकी मास मतलब थोड़ा सा लेस हैवियर होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंसेस पता चल गया होगा बेसिकली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन। जैसे अभी बताया कि सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड ऑन करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब आप बोलोगे व्हाट इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन? तो मास क्या होगा, मास जो होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन अगर पूछ लिया सपोज, देन इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का होता है, ठीक है। आप जनरली ये भी कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन और 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि उन लोगों में मतलब स्लाइटली डिफरेंस होता है, पॉइंट डेसिमल थर्ड फोर्थ प्लस पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसका डबल हो सकता है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन के डबल होता है हमारा जिसका मास ऑफ न्यूक्लियॉन का। आप पूछ लिया व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन? चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज वी नो कि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए इस यूनिट जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स का पढ़ रहे हो, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रिलेशन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन, इन तुम चारों की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, मास है, चार्जेस है, मासेस है, इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, और यूनिट पूछ सकता है, यूनिट के हिसाब से विच आर द फॉलोइंग इज चार्जलेस क्वांटिटी, विच आर द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इस हिसाब से कौन रिवॉल्व करता है, सेंटर पे क्या होता है, उसको चीज़ को क्या बोलते हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे इससे। ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला वाला है, मतलब अभी अब तक जो जितना डिस्कस किए हैं, तो अभी हमने बहुत आगे बाकी बहुत चीज़ें बाकी हैं जो डिस्कस करना बाकी इस चैप्टर का। तो जिस हिसाब से मैं डिस्कस करते जा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको भी बताती जाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर इज नोन एज कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कितने नंबर है, तो वो मतलब अगर आपको पूछेगा कि किसी नंबर का एटॉमिक नंबर 4 है या फिर 5 है या 20 है 30 है, तो उससे ये पता चलता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस,
मीन्स कि मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब n प्लस p इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर कितने हो, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। एन क्या है हमारा मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। देन जेड क्या है, ये हमारा प्रोटॉन नंबर है। जेड को हम और क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जिसमें आपको पता होना चाहिए ए क्या है, जेड क्या है, एन क्या है, पी क्या है, ई क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के सब टर्म्स हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं टर्म्स को लेकर। ठीक है, व्हाट इज़ आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, अब देखेंगे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब टर्म्स हमें किस में पढ़ा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ऑफकोर्स। 11th में ही पढ़ा होगा, हमने 12th में भी पढ़ा है केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन ये टर्म्स हमारे केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आइसोटोप, आइसोमर, ये सब चीज़ें, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज आइसोटोप क्या बोलता है, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वो एटम जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो मीन्स जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, नीचे लिखते हैं उसको, एटॉमिक नंबर होता है। जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रोजन के ये सारे क्या है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये दिस आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स के जो आइसोटोप हैं वो ये हैं। ठीक है, और इसको आइसोटोप क्यों बोले हैं, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर डेफिनेशन एक एक चीज़ का मैं बता रही हूँ, आइसोटोप, आइसोबार, अभी आगे बताऊँगी और भी। तो उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या होता है डेफिनेशन, या फिर एग्जांपल दे के पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द आइसोटोप ऑफ दिस, कौन सा आइसोबार है, कौन सा आइसोटोन है, कौन सा एग्जाम्पल किसका शो कर रहा है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको क्वेश्चन हूबहू वैसे कराऊँगी। नेक्स्ट क्या है, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, एटम जिसके पास सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। मीन्स जो एटम जिसके पास मास नंबर सेम हो, ठीक है, मास नंबर सेम हो, उसको बोलते हैं आइसोबार, बट एटॉमिक नंबर सेम ना हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे बट हम हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप्स है, और हीलियम, ये दोनों क्या हमारे आइसोबार हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, मास नंबर सेम है। तो आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, आइसोबार में मास नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, मास नंबर सेम है तो हमारा आइसोबार हो गया, और एटॉमिक नंबर सेम है तो हमारा आइसोटोप हो गया। ये दो डेफिनेशन समझ में आ गया और क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ आइसोटोप, व्हाट इज़ आइसोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कॉल्ड आइसोटोन्स। वो न्यूक्लियाई जिसके पास सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, मीन्स वो मतलब न्यूक्लियाई जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, इन सब चीज़ के बारे में आपको क्लियर होगा, व्हाट आर दिस नंबर, दिस क्वांटिटीज, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, व्हाट आर दिस क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि आइसोटोप, आइसोबार क्या होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आइसोमर, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो जिसके पास सेम फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, वो हमारा हो जाता है आइसोमर। नेक्स्ट ईयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर इसमें हो, उसको बोलते हैं हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए आइसोटोन, आइसोटोप, इसको स्ट्रक्चर को देखते कैसे हैं, थोड़ा सा हम बेसिक दुआ से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्ट्रक्चर है एक्स, ठीक है, एक्स में डिनोट क्या करते हैं, ए जेड होता है ना, जेड और ए कैसे डिनोट करते हैं, वो हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अब जैसे आइसोटोन का हम एग्जांपल देख सकते हैं, कार्बन 14C6 और ऑक्सीजन 16 8।
ठीक है। अब हमको इसका न्यूट्रॉन नंबर निकालना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 14 है, तो 14 माइनस 6 जो हम करेंगे वो कितना आएगा 8, एंड 16 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो 8 आएगा। मीन्स दोनों में न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, सेम होगा। कैसे जाना कि न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर निकालना है होगा, तो हमको क्या कैसे निकालेंगे कि हम निकाल दें, हम एटॉमिक नंबर से अगर हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है मास नंबर इज इक्वल टू हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसका नंबर हमको आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने न्यूट्रॉन, तो दोनों में न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं, सेम 8 है। तो इसलिए हमको पता चल गया कि वो क्या हो गया हमारा आइसोटोन। ठीक है, आइसोबार में होता है कि जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, वो होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसको हम इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं, उस स्ट्रक्चर को किसको नाम बोलते हैं, कौन कौन से एक दूसरे के आइसोबार है, कौन एक दूसरे के आइसोटोप है, कौन कौन एक दूसरे का आइसोटोन है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻27। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया कि एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या हुई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है, बेसिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। मतलब हम जो कार्बन का एक्चुअल पार्ट होता है उसको 1/12 पार्ट को हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसी में हम सारे का कैलकुलेट करते हैं। सब आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होगा, मुझे नहीं लगता नहीं पता होगा। ठीक है, एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है, कुछ रिलेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, फार्मूलाज है जो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं उन सब चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ कि ना कि होल सिलेबस कंप्लीट कराने के पीछे हूँ। ठीक है, तो एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है, ये जो रिलेशन है E = mc², क्या दिखाता है कि आइडिया दैट द मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। ये जो हमको रिलेशन बताता है कि जो मास होता है वो एनर्जी होता है, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे सी क्या है, सी इज़ हमारा नोन एज स्पीड ऑफ लाइट। सी इज़ हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, सी क्या होता है, सी की वैल्यू क्या होता है, एम। व्हाट इज एम, एम स्टैंड फॉर मास, ई स्टैंड फॉर एनर्जी। जिसका हम एनर्जी ले रहे हैं, जिसका हमको एनर्जी कैलकुलेट करना था, हम उस वैल्यू का मास लेंगे तो फिर मास हमको निकलेगा। ठीक है, 1 AMU = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आपको देखिए 1 AMU की जो वैल्यू है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता चल गया। अब आपको अगर कैलकुलेट करना है 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू हमने ये भी देखा है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि 1 AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻27 क्या होता है, kg में होता है। अब देखिए सब जो क्वांटिटी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में AMU का और kg में है AMU का, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये सब जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू kg में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है। क्योंकि जब हम एनर्जी निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, तो हमको क्वेश्चन में दिया आता है, जो ऑप्शन देखोगे आप तो एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन में दिया हुआ है कि kg में दिया हुआ, जिसमें भी दिया तो उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, उसमें आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। फॉर दैट कन्वर्जन यू हैव टू नो अबाउट द कि 1 AMU kg में क्या होता है, 1 AMU मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी कांस्टेंट वाले सेक्शन में दिया होता है,
और अगर नहीं दिया होता है तो मतलब आप सारा कैलकुलेट कर लोगे, बस वो कन्वर्जन आपको नहीं पता होगा, आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होगी, फिर आपका मार्क्स गया, फिर आपको भी बाद में अफसोस होगा कि मैं तो कैलकुलेशन कर लिया, मुझे फॉर्मूला पता था, बस ये कन्वर्जन वाला यूनिट, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 931 एंड 1.6 इंटू 10⁻27, ये कन्वर्जन का जो वैल्यू था वो एग्जैक्ट नहीं आता था, उसकी वजह से गलती हो गया, क्योंकि लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होता कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, वो आपको हो गया और ये कॉन्स्टेंट याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि एग्जाम में तो आएगा ही, ऑप्शन में दिया ही रहेगा, क्या पता क्वेश्चन में दिया हो, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक यूनिट आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। एक बेसिक कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछी गई है। अब जैसे बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ पे कांस्टेंट की वैल्यू पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया, सच में पूछा गया है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है वो पता चल गया, क्योंकि इसी एनर्जी मास रिलेशन का यूज़ हम करेंगे जब हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी क्यों मैं इस पर पर्टिकुलरली इतना ध्यान दे रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, उसको पढ़ना इनका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, न्यूक्लियर साइज़ क्या होता है, अगर आप मतलब जैसे अभी हमने बता दिया है कि किस साइज़ क्या होता है, न्यूक्लियर साइज़ का पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होता है, मतलब एटम्स का साइज़ क्या होता है, न्यूक्लियर के साइज़ क्या होता है, उसके बारे में देख लिया, पढ़ लिया बेसिकली। लेकिन न्यूक्लियर साइज़ को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अब आपको किसी का साइज़ देखना, सपोज साइज़ पता चलना हो, अब से पता करना हो, तो कैसे जानोगे? अब बताओ, तो उसके लिए पहले आपको उसका मतलब वॉल्यूम पता हो, वेट पता हो, तो आप उससे जानोगे। तो अब जैसे न्यूक्लियर है, उसका हमको पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम पता करने के लिए आपको पता है एटम्स है, ठीक है, न्यूक्लियर है, उसका शेप क्या होगा, सर्कुलर स्फेरिकल शेप होता है ऑफकोर्स। स्फेरिकल शेप का आपको वॉल्यूम पता करना है, तो आप क्या करोगे, पहले पहले आपको जानना पड़ेगा उसका रेडियस किस में होता है। तो जो रेडियस होता है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। जो हमारा वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मास नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ पे मास को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। मास आपको कैसे पता होगा, जो एटॉमिक मास होगा वो डिनोट कैसे करते हैं, ए के फॉर्म में लिखते हैं। फिर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए की पावर 1/3, ये सब सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3, जब ये इधर जाएगा डिवीजन में जो भी आएगा, तो वहाँ से हमारा ये रिलेशन निकलता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब इस बस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर आप 5 साल का पेपर देख रहे हो, 4 साल का पेपर देख रहे हो, आपको मिनिमम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेयर आर नॉट इज नोन एज, आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10 की पावर -15, 15 हो या फिर 1.2 फेम्टोमीटर होता है। इस कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ए क्या है, ए की वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा, एग्जाम में पर्टिकुलरली ए की वैल्यू दी रहती है। ठीक है, तो उसकी अगर मान लीजिए सपोज आपको क्वेश्चन पूछा गया, मतलब फॉर्मूला बहुत कम पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया, तो अगर इस न्यूमेरिकल करने के लिए इस क्वेश्चन के लिए आएगा, उसके लिए आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ए क्या होता है, ए कैसे उस पर्टिकुलर एटम्स का दिया रहेगा, ए क्या पता ए दे दिया हो, ठीक कोई बात नहीं, और अगर ए नहीं दिया होगा तो उस पर्टिकुलर केस का तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई रियली होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसको क्लियर करूँगी। यहाँ पे ये हमारा क्या मास नंबर, अच्छा बताया मैंने। ठीक है, आगे चलें। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, जनरली आपको पता है डेंसिटी इज नोन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो हमारा क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट, जनरली डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियर अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू मास क्या है एटॉमिक न्यूक्लियर का, सपोज कैपिटल एम है, और वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही हो गया हमारा।
न्यूक्लियर डेंसिटी K3 ऊपर गया है तो रो इज इक्वल टू हमारा 3m/4πr³। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, न्यूक्लियर मतलब कितनी हाइट ऑर्डर के लिए जा सकता है। ये 10⁻17 तक होता है केजी में, केजी पर मीटर क्यूब में। अगर आप यूनिट डिफरेंट में करोगे, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर डेंसिटी देखें तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। वो कितना होता है, 10⁻16-17 लगभग होता है। ओके, चीज़ें क्लियर हो रहा है ना। अब है इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियर फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया होगा, उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए कौन सी टॉप प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो न्यूक्लियर फोर्स के लिए नहीं है। और या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए सही हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दैट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। देखिए पहला चीज़ है क्या, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके सेंटर में न्यूक्लियस के पास रखता है। न्यूक्लियस के अंदर को पता है ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि पॉजिटिव चार्जेस और चार्जलेस क्वान्टिटी को दोनों को कंबाइन करके सेंटर पर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट। पहला क्या होता है कि हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, फर्स्ट थिंग। जैसे इसका जस्ट उल्टा क्या है, कोलॉम्बिक फोर्स क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। कोलॉम्बिक में हमारा पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, पास ले आएंगे तो कुछ उसमें दिखाएगा, पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, सेम है तो रिपल करेगा। जबकि न्यूट्रॉन ऐसा नहीं होता, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करता। सेम चार्ज क्यों नहीं चार्ज उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियर फोर्सेस का कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। फिर नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारा नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सैचुरेटेड होता है, ओके। उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3-4 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फोर्सेस किसके में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। इसलिए चार्जलेस मतलब चार्ज डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि देखिए दोनों पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट हो तो भी लगेगा, दोनों सेम न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है तो भी लगेगा, दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन है तो भी आपको दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेज होगा, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है तो भी। अब यही हमारा कोलॉम्बिक फोर्स होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, रिपल करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, रिपल होता है। लेकिन ऐसा कुछ न्यूक्लियर फोर्सेज में नहीं होता है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये 2-3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की जो आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की जिस पे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जाम पर्पस, ओके। न्यूक्लियर फोर्सेस क्लियर हो गया, तो आगे चलें। तो कोई डाउट है तो पूछिए, अभी तक हाँ जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस किया उसमें कहीं डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी हैं, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा या फिर आपको कहीं डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सोच समझ के मैंने सब कुछ टॉपिक्स लिया है कि ये चीज़ पूछना, ये चीज़ नहीं रखना एग्ज़ाम में, ये चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए लेक्चर्स सारे इम्पोर्टेंट है। मास डिफेक्ट होता क्या, मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि मास डिफेक्ट के लिए जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा E=mc², तो उसमें जो m है उसमें जो मास हो रहा है उसका यूज़ करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला लिखेंगे या फिर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे मास डिफेक्ट से कैसे मास डिफेक्ट होता है उसको डिफाइन करते वो होता है फर्स्ट थिंग। और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक है, मास डिफेक्ट पे आपके न्यूमेरिकल आए हुए हैं,
हम कराएंगे क्वेश्चन अभी लास्ट में। तो मास डिफेक्ट पे आपके न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ कि देखो जो थ्योरी के हिसाब से वो मैं आपको बता दी कि ये थ्योरी के हिसाब से ये टीचर को पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो भी मैं कंसिडर करते जा रही हूँ। मतलब जब पढ़ाते जा रही हूँ तो साथ में बताते जा रही हूँ कि हाँ ये टॉपिक आप न्यूमेरिकल बेस पर दे सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। 10 चलिए, मास डिफेक्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो मास होगा न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है वो, एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। जो न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास होगा उसमें और उसके और दूसरा कौन सा मास होना चाहिए? जो हमारा सम होगा, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन के जो मास होंगे, न्यूक्लियन जो होंगे उसके मास का, जैसे न्यूक्लियन मतलब क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो उसका रेस्ट मास है, जो उसका जो सपोज कोई हाइड्रोजन है, सपोज आप हाइड्रोजन ले रहे हो, हीलियम ले रहे हो, तो हीलियम का जो रेस्ट मास है वो होगा स्मॉल m, ओके, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये क्या होगा? ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, सॉरी नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, फिर z और उसका नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, mp क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, mn क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, z क्या है? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे इसको माइनस करो तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि कैसे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको दिया हुआ है कोई स्ट्रक्चर या फिर नेम दिया हुआ है तो आप कैसे उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका ये फॉर्मूला है मास डिफेक्ट का, ठीक है। समझ में आया मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेसिक है, इसमें कोई थ्योरी इतना नहीं है, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। हाँ, ये जो फॉर्मूले में जो टर्म्स है अलग अलग वो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, z और a आपको दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा, उसका a और z कैसे देखते हैं वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पता होना चाहिए। m जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया जाता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर है, हीलियम है, कार्बन है, इसका मास है ये, और ये वैल्यू नहीं दिया रहेगा आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होगा, स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा। और मास डिफेक्ट निकालने को कभी कभी मास डिफेक्ट आपको उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूछा रहेगा, ये मास देके, तो अगर आपको मास डिफेक्ट पता होगा तो फिर आप बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखोगे कैसे कैलकुलेट करोगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने अभी बताया, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, उस पर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप इन न्यूक्लियस इनटू ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसके लिए कि हम ब्रेक करते हैं एक न्यूक्लियस को एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, टू सेपरेट देम टू सच दैट ए लार्ज डिस्टेंस दैट दे मे नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब वो एनर्जी जिसमें हम एक न्यूक्लियन मतलब जो सेंटर पे पॉइंट जिस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए, जिससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस जो होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट ना कर पाए, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है? हमारा मास डिफेक्ट, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आती है? जो अभी जस्ट हमने देखा मास कैसे होता है, स्मॉल m क्या है? जो स्ट्रक्चर का मास होगा, फिर यहाँ पे a क्या है, z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, m क्या है, mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप चाहो तो एक पेज पे लिख लो, मतलब इस यूनिट से यही 1 2 3 फॉर्मूले होंगे जो मैं अभी बता रही हूँ, जिससे आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं करना, बस आपको न्यूमेरिकल 2 से 3 है, 2 से 3 फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल का आएगा, मतलब आपको जब पता है कि इस यूनिट से 2 फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे और आने हैं ही, मतलब कोई एक न्यूमेरिकल आएगा ही, तो उसमें क्या ही करना है भाई, आपको 1 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, बस हो गया, आप एग्जाम में कर लोगे। ऐसा नहीं होगा बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें फिक्स्ड हैं कि आती ही हैं वो तो मैं बता रही हूँ, तो उसको तो आपको नोट्स में डालना ही है कि ये चीज़ आएगा ही। मतलब ये नहीं है कि इस साल आया है अगले साल नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा अगले साल आएगा, मतलब आनी है तो फिक्स्ड है, तो वो आपको देखना चाहिए। ओके, आगे चलें। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, बेसिक बाइंडिंग एनर्जी का वो डेफिनेशन थोड़ा बहुत आपको पता चल गया, ठीक है। इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए बाइंडिंग एनर्जी हम निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारा क्या है, डेल्टा m अपॉन सी स्क्वायर। तो पर न्यूक्लियन मतलब एक न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, एक न्यूक्लियन नंबर से एटॉमिक मास से डिवाइड होता है। तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब मतलब हमको एवरेज एनर्जी चाहिए जिसमें से एक न्यूक्लियन को हम बाहर निकाल देना है। तो उससे क्या होगा,
जो ए है उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, अब ये भी डाउट होता है, ये गलती हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ने पूछ दिया बाइंडिंग एनर्जी, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ए से हमको डिवाइड करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता होता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होता है, बस क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि वो पर न्यूक्लियन का वैल्यू पूछा है कि बस बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन अटेंड करना होगा। वहाँ पर ये गलती नहीं होना चाहिए कि अगर पर न्यूक्लियन पूछा है और आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल के बस टिक कर दियो, क्योंकि ऑप्शन वो आपको दोनों देगा, बाइंडिंग एनर्जी का भी देगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का भी दिया जाएगा, तो क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आपको टिक करना है। क्योंकि ये मतलब मैक्सिमम लोगों 80% 70% लोग गलती ये करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में मैक्सिमम प्रैक्टिस हम इसका करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है, और एग्जाम में पूछ दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो हम ये ए से डिवाइड करना भूल जाते हैं और ऑप्शन में इसकी वैल्यू भी दी जाती है, आप टिक करके आ जाते हो, फिर क्या होता है आपको गलत हो जाता है, माइनस मार्किंग हो जाता है। तो ये गलती मत करिएगा, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये किस तरह के मिस्टेक्स भी हो जाते हैं आपसे, वो भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, जैसे आपके लिए हेल्पफुल हो कि हाँ अगर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम में ये गलती नहीं करना है, ठीक है। मैं ये कहूँगी अगर आप 2 क्वेश्चन कम अटेंड करो, लेकिन जितना अटेंड करो वो सही हो, ये पूरी कोशिश करिए जितना अटेंड करो वो पूरी सही हो। ओके, आगे चलें। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है फिजन। फिजन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, इस पर डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे देगा फिजन और फ्यूज़न का, तो ये बोलेगा ये प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। तो वो तो पहले दोनों डिस्कस करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्या है, ब्रेक द हैवियर न्यूक्लियस, मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो किस टाइप के न्यूक्लियस में होता है। ये न्यूक्लियर फिजन किसके लिए होता है, हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस में, हैवी न्यूक्लियस या फिर में से जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 230 हो, मीन्स हैवी न्यूक्लियस में हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। मतलब क्या होता है कि जब हम बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं 2 छोटे या फिर 2 से ज़्यादा छोटे में, मतलब एक बड़े न्यूक्लियस को जब ब्रेक करते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस में, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है क्या कि बड़े न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। सेकेंड पार्ट क्या होगा, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसी में होगा हमारा न्यूक्लियर फिजन। थर्ड चीज़ क्या आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो होगा वो ए जो होगा वो उसका मोर देन 230 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से क्वेश्चन इस टाइप में पूछा गया है कि हैवी न्यूक्लियस को हम स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो न्यूक्लियर फिजन होता है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में फिजन और फ्यूजन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कन्फ्यूजन, दिक्कत नहीं होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन की वजह से फिर आपका नंबर चला जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, मतलब एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के लिए। ये यूरेनियम है जो हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर फिजन का फॉर्मूला। तो मतलब एग्जांपल से तो बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। आप एग्जांपल से इसका एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर देख के आप देख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम किसे हमसे पूछा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन के डेफिनेशन से, और कौन से हैवी न्यूक्लियस में ब्रेक करता है, कौन स्मॉल न्यूक्लियस को मिला के हैवी बनाता है, वो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि हमारा जो कम्बिनेशन ऑफ 2 लाइटर, मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करता है, लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेगा, हमारा कंबाइन करेगा क्या करने के लिए, फॉर्म करने के लिए हैवी न्यूक्लियाई बनाने के लिए, ठीक है। मीन्स जब हमारे लाइटर या फिर छोटे छोटे न्यूक्लियस जो मिलते होंगे, जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ पे मिल गए, मिल के हमारा क्या करेंगे, बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो वहाँ पे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, मतलब फ्यूज़ हो जाता है, जो सब आके मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फ्यूज़न होता है, ठीक है। एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू फॉर्म ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस, मतलब हमको सिंगल हैवी न्यूक्लियस बनाना होगा, तो उसके लिए जब स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो फिजन फ्यूज़न का डेफिनेशन आपको पता चल गया होगा, फिजन फ्यूज़न किस एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनते हैं वो पता हो गया होगा, ठीक है। जो बेसिक डिफरेंस है फिजन और फ्यूज़न में वो पता हो जाए, जिस बेसिक डिफरेंस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फिजन और फ्यूज़न का, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और कहीं डाउट आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए, इसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो फिर इस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि मतलब ऐसे बस हो गया, हो जाएगा, कर लेंगे एग्ज़ाम में, क्या ही तो है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है,
बेसिक इसके क्या पॉइंट्स है, क्या टॉपिक है बेसिक, वो पता हो चाहिए। ये नहीं पूरा डिस्क्राइब करूँगी मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्जाम सर पे है, तो आपको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना होगा। पूरा थ्योरी और पूरी कहानी जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है, स्मार्ट चीज़ें पढ़ना, स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करें, कम टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, जिससे क्वेश्चन आती हैं और आती हैं उसी को देखना है। देखो न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, यूरेनियम थोरियम, ठीक है। फिर मॉडरेटर क्या होता है, देखिए मॉडरेटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर कौन सा मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जनरली हैवी वाटर यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। पहली बार न्यूक्लियर रिएक्टर में हम पहला क्या, न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, दूसरा मॉडरेटर हम क्या यूज़ करते हैं, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। फिर कंट्रोल रॉड क्या करता है, हमारा स्टार्ट स्टॉप एंड कंट्रोल मेन रिएक्शन, जो अगर मेन रिएक्शन है उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, मतलब रोकना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल रॉड का। कूलेंट जो होता है वो कौन सा करता है, हैवी वाटर एंड लिक्विड सोडियम, कूल करने के लिए कूलेंट का जो सेक्शन होता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का एंड लिक्विड सोडियम। ये सब 3-4 पॉइंट्स है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडरेटर इन सब में से कौन सा है जो मॉडरेटर जिसका हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर कौन से फ्यूल यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम थोरियम ये सब होता है, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। न्यूक्लियर फिजिक्स से बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स से और भी कुछ जैसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमारे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा बहुत, मतलब हाफ लाइफ से क्वेश्चंस, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसका एक थोड़ा सा फार्मूला हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, n0 e⁻⁻λt, ठीक है। और अगर आपको निकालना हो हाफ लाइफ, t हाफ निकालना हो, तो उसकी वैल्यू होती है 0.693/λ, ठीक है। ये होता है हमारा हाफ लाइफ पे का क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका क्वेश्चन कैसे आप निकालोगे, हाफ लाइफ। और क्या, अल्फा डिके, बीटा डिके, ये होता है, ये पता ही होगा आई थिंक सो, कि अगर नहीं पता है तो फिर वो भी बता देते हैं, अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, गामा डिके क्या होता है। एक होता है हमारा अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके, ये पता होना चाहिए डिके क्या होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके। इससे तो क्वेश्चन मतलब आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन ये हाफ लाइफ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो इस टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, ये मतलब इस चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो, दे सकते हो, क्या देना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक मतलब बेसिकली जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी न्यूक्लियर फिजिक्स से, इस यूनिट से, तो वो सब मैंने देखा है, मतलब कोशिश किया वो सब कवर करने के लिए। और ये भी बता दिया कि किससे क्वेश्चंस आपके आते हैं ज़्यादा, किस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाएगा, किस टॉपिक से आपके थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गए। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस वेरीज विद द मास नंबर। वॉल्यूम जो होता है वो कैसे न्यूक्लियस पे वेरीज करता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जानते हो आप कि 4/3 इज इक्वल टू पाई बाई आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 होता है, तो हम यहाँ पे आर की जगह पुट करेंगे, पे 4/3 पाई आर का जगह लिखेंगे r0 a की पावर 1/3 की पावर क्यूब। 4/3 वैसे ही होगा, पाई ये r0 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, a की पावर क्या होगा 3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब अगर हम 4 साल में देखें तो 2 बार तो मिनिमम पूछा गया वॉल्यूम और इसमें रिलेशन का, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम कैसा डिपेंड करता है हमारा मास नंबर पे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ न्यूक्लियाइड्स आर आइसोबार, मतलब इस सब में से कौन सा पेयर है जो वो आइसोबार है। तो सबसे पहले आपको पेयर देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोबार का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मतलब आपको आइसोबार का डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है।
तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मास नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, मतलब ए जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए फॉर आइसोबार। मैंने बताया सेम मास नंबर होना चाहिए और डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब पहले आप देखो कि किसका किसका मास नंबर सेम है। इसका मास नंबर सेम है 9, इसका मास नंबर सेम है 9, इसका मास नंबर सेम है 9, इसका मास नंबर सेम है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमको देखना है मास नंबर, अगर वो दोनों सेम है बस वो ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं, तो बेसिक है ना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या होता है डिफाइन करने के लिए। इसमें बेसिक क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालना क्या है हमको, मास डिफेक्ट। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको यू के फॉर्म में दिया हुआ है। जनरली हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम किस में जानते हैं, केजी में आपको पता होता है, मतलब ये किस में दिया, एटॉमिक, ये एमयू में दिया है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और फिर देखो एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज दिस, मतलब हमको जो स्मॉल m था उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, हमको ऑप्शन के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमको इसका पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, कैलकुलेट भी हमको क्या करना है, मास डिफेक्ट करना है। तो हम पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए पहले हमको एक एक टर्म्स का कैलकुलेट करना होगा मास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको दिया हुआ है। किसका निकालना है हमको, tackle mass this defect of experimental using the given information calculate the mass defect of nucleus in this ये हमको निकालना किसका है, ऑक्सीजन का। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे होता है, ये जो न्यूक्लियस क्वेश्चन में कहीं प्रिंट नहीं है कि क्वेश्चन में होगा, ये ऑक्सीजन का हमको निकालना है, क्योंकि जो मास होता है वो जनरली इतना मास ऑक्सीजन का होता है 16 समथिंग होता है, तो ये 15.99 है, तो अप्रॉक्स ऑक्सीजन का लिए। ठीक है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ऐसा नहीं कि मिस प्रिंट है। ठीक है, तो हमको क्या होगा, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 16O8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो कितना है हमारा 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हमको बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे। ए कितना हमारा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हमको पता है डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, अभी हमने देखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए 1, मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए 8, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, फिर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्वेश्चन में आपको कितना दिया है, वो दिया 1.00727, 1.00727 प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, ये 1.00866, मतलब 1.00866, फिर माइनस जो मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 5816, कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आ रहा है, मतलब आपका अप्रॉक्स आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, साथ में आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन ही अच्छा होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में खुद ही करना होगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये मास कितना दिया होगा हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन में, 15.99053, 15.99053। अब उसको कैलकुलेट करिए, इसको ऐड करिए, उसको सब्ट्रैक्ट करिए, ये कितना आ रहा है 68, बताइए कितना आ रहा है, कि मैं ही करूँ पूरा, -15.99053। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.13691 आ रहा है। ये किस में आ रहा है हमारा, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में आ रहा है, डेल्टा एम। ठीक है, 0.3, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में, ऑप्शन किस में पूछा गया, ऑप्शन पहले देखो, ऑप्शन भी देखना जरूरी है कि ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, ये हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो मेगा, हम आपको बताया ना कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसमें कैसे करते हैं। तो अब आपका एटॉमिक मास यूनिट में एम की वैल्यू दी हुई है 0.13691 यू में। अब इसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा एम में क्या करेंगे, 931 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, समथिंग 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
बाई सी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 0.3691। करिए, करके बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। करके बताइए तभी हम आगे चलेंगे, नहीं तो फिर हम यहीं रुके रहेंगे, इसके आगे हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। करिए और बताइए, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन हमारा ये लगभग आएगा 127 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या कोई ऑप्शन है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तरीका था क्वेश्चन अटेंड कैसे करते हैं, क्वेश्चन में एक्चुअली टर्म्स को कैसे लिखते हैं। बस यहाँ गलती किया था हमारा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक होगा, ऑक्सीजन नहीं लिखा आपने। ठीक है, तो फिर ये मास से आप देख के जान सकते हो कि 15 16 लगभग 16 किसका मास होता है, एटॉमिक मास, मतलब मास कितना होता है ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे किस में दिया था, एटॉमिक मास यूनिट में दिया था। आप इसका यूज़ करके कैलकुलेट कर दिए। अगर आपको नहीं दिया होता तो आप केजी में यूज़ करके कैलकुलेट करते तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होता। आप सिंपल केजी में कैलकुलेट करते इंटू सी स्क्वायर करते, फिर आपका वैल्यू समथिंग आ जाता। ओके, क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आया। मास डिफेक्ट निकालने का क्वेश्चन जो होता है वो कैसे करते हैं, एक टर्म्स को पहले निकालेंगे। वो इस तरीके का आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करेंगे। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सब लिखने की ज़रूरत इतना नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, द कॉन्स्टेंसी of binding energy in the range, this binding energy curve is consequence of given fact। जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है इस एटॉमिक मास के रेंज में 30 to 170, तो क्या होता है, क्या चेंजेस आता है, क्या नहीं आता है, वो पूछा। इस केस में इस रेंज में 30 to 170 में न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये सारे क्या हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर फोर्स के, चारों प्रॉपर्टीज़ किसके हैं, न्यूक्लियर फोर्स के। लेकिन इस रेंज में जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व ऐसे देखा होगा, ऐसे उठता है फिर इसके ऐसे उठ जाता है, इस पर हाई होता है हमारा फोर्स, वो सॉरी आयरन का सबसे ज़्यादा होता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो वहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कर्व न्यूक्लियर कितना होता है, 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8.5 समथिंग ऐसा कुछ होता है। सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि किसका होता है, आयरन का होता है। तो उस केस में 30 to 470 में 170 में जो ग्राफ का सैचुरेशन दिखता है हमको, वो किस वजह से दिखता है, वो इस वजह से होता है न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रेंज जो फोर्स होता है, उस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारा वो ग्राफ वैसा दिखता है बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ का। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पता होना चाहिए, उस कर्व से वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पता चलता है। ठीक है, मैजिक नंबर क्या क्या होते हैं वो पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के जो पता होना चाहिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है, और ऑप्शन हमारे उसके नीचे दिए हैं। पहले आपके स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाइज एंड मास नंबर आर रिलेटेड दैट, ये आर इज इक्वल टू, यस ये सही है, क्योंकि हमारा आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए की पावर 1/3, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही होना चाहिए। अब हम ऑप्शन रहेंगे, क्या किसी में 1 सही है, 1 सही है, मतलब इसमें हम देखेंगे ऑप्शन एक एक टर्म्स को देखेंगे तो क्या इसमें से कोई ऐसा है 1 सही है, यस इसमें 1 सही है, और किसी में 1 सही ही नहीं है तो इसको कट कट कट, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगर किसी में 1 और सही होता तो फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम और प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। क्या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये सही बात है कि नहीं, ये भी सही है कि डेंसिटी जो होता है हमारा न्यूक्लियस का वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है वो उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है ऑफकोर्स, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v होता है। ठीक है, अब m लिखोगे, v लिखोगे, v को चेंज करोगे 4/3 पाई r क्यूब, तो a पे वो डिपेंड करता है हमारा डेंसिटी। ठीक है, हमने फॉर्मूला निकाला है डेंसिटी का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, फर्स्ट थिंग नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन इट्स साइज वॉल्यूम। जो हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइज होता है उसके वो किस पे डिपेंड करता है,
जो हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड अपॉन मास नंबर, नहीं ये गलत है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सेकंड थिंग हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड ऑन साइज एंड वॉल्यूम, नहीं, हर एक न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है, सारे का न्यूक्लियस जितनी भी न्यूक्लियस है सारे का डेंसिटी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, 10⁻13-14 के बराबर होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही होगा, ठीक है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 1 एंड 2 होगा, वो सही होगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो गया था। तो दो ही चीज़ें, डेंसिटी जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमसे कांस्टेंट होता है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, रेडियस और मास नंबर में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे जानोगे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम क्या होता है, वो किस में होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसलिए ये सही होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा हमारा, 10⁻⁻15। देखिए जब भी मैथ द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या होगा, अगर आपको 1-2 भी पता होगा तो भी आप सही कर सकते हो। जैसे मैं देखिए ए का क्या होना चाहिए 4, अब हम ऑप्शन देखेंगे, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, किसी का नहीं है ए का 4, मतलब ये होगा। दूसरा सी का थर्ड इसमें है, ओके। बी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A-Z, ठीक है। तो अगर आपको मैथ द फॉलोइंग में मिनिमम 1 to 2 भी ऑप्शन आपको आ रहा है, अगर हमारे को चारों प्रॉपर्टीज, 4 ऑप्शन दिया, चारों नहीं आ रहा, एक आ रहा है, एक से ज़्यादा 2 भी आ रहा, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको मैथ द फॉलोइंग कैसे करते हैं, क्या है कैसे नहीं। आगे चले, मतलब अगर कोई डाउट ना हो तो। आई थिंक न्यूक्लियर फिजिक्स का मैक्सिमम चीज़ें आपको कवर हुआ होगा, मैक्सिमम टॉपिक आपको कवर हुआ होगा, मतलब कवर करने की कोशिश की होंगी मैंने और की हूँ मैंने, और जितना भी टॉपिक सब किया है, न्यूमेरिकल कुछ कराया है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम ले आएंगे इसका मतलब न्यूमेरिकल सेशन आएगा, उसमें हम कई सारे न्यूक्लियर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CUET में अभी तक के, मतलब टिल 2025 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे जब इसका हम न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, न्यूमेरिकल सेशंस करेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आपकी पहचान में कोई है जो प्रिपरेशन कर रहा है CUET के लिए, जिसको अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है, तो उसको वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। दैट्स इट, थैंक यू।